हेलो क्लास, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं PYQ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का। और जो PYQ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिस ईयर का, वो है आपका 2023। अभी हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 2 की ओर मूव कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पार्ट 2 में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह से हम लोग मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है हमारे स्टील ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, तो आपके पास है ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है यहाँ पे डिजाइन ए लैप जॉइंट बिटवीन द टू प्लेट्स ईच ऑफ विड्थ 120 mm if the thickness of one plate is 16 mm and the other is 12 mm. The joint has to transfer a load of 160 kilonewton. The plates one of Fe41 grade use bearing type bolt. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, कन्वेंशनल क्वेश्चन का, तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में दो वैरायटीज के क्वेश्चंस आते हैं कन्वेंशनल में या सब्जेक्टिव में। पहला हो जाता है आपका डिजाइन के लिए और दूसरा हो जाता है कि आपको कुछ वैल्यू दिया रहेगा, कुछ पैरामीटर्स वो आपको कैलकुलेट करा लेगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ये आपको डिजाइन है, डिजाइन का क्वेश्चन है। और इसमें क्या करना है, अपने को डिजाइन करना है लैप जॉइंट का, जो कि दो प्लेट के बीच में लगा हुआ है और उसका विड्थ है आपका 120 mm। इफ द थिकनेस ऑफ वन प्लेट का थिकनेस है 16 mm और दूसरे की थिकनेस है कितना जी, 12 mm। द ज्वाइंट हैज टू ट्रांसफर ए लोड ऑफ 160 किलो न्यूटन। जो हम लोग ज्वाइंट प्रोवाइड किए हैं, वो जो लोड ट्रांसफर कर रहा है वो 160 किलो न्यूटन का लोड को ट्रांसफर कर रहा है। द प्लेट ऑफ Fe41 ग्रेड यूज बियरिंग टाइप बोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दे दिया है कि जो हमको ग्रेड यूज करना है वो कितना यूज करना है, Fe410 ग्रेड, और जो बियरिंग टाइप प्लेट के लिए, ठीक है, बियरिंग टाइप बोल्ट के लिए। ठीक है, तो बियरिंग टाइप बोल्ट के लिए हमको प्लेट डिजाइन करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिजाइन का क्वेश्चंस होता है सबसे पहले उसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज में। कैसे सॉल्व करते हैं जी, स्टेप वाइज में। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टेप 1 का, तो स्टेप 1 में हम लोग सिंपली कुछ नहीं करते हैं, जो भी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चंस में उसको हम लोग बोलते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा को पुट कर लेते हैं। चूंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे कैसे कोड का पेजेज को लिखना है, कैसे कैसे हमको कोड का वैल्यू को यूज करना है। आपको एग्जाम में कोड प्रोवाइड किया जाएगा, आई होप। ओके, चलिए, तो स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे, गिवन डाटा लिख लेंगे। ठीक है, गिवन डाटा लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला है कि बियरिंग टाइप का वोल्ट यूज करना है, बियरिंग टाइप का वोल्ट यूज करना है, लेकिन ये नहीं दिया है कि कितना mm का वोल्ट यूज करना है। ये अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि कितने ग्रेड का वोल्ट को यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन के क्वेश्चंस में अगर कुछ पैरामीटर्स, कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो अभी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट M16 वोल्ट्स ऑफ ग्रेड 4.6। ठीक है, आपके पास M16, M18, M20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्ट ग्रेड अवेलेबल है। तो अभी के लिए हम लोग क्या किए, M16 ग्रेड ऑफ वोल्ट्स को एज्यूम कर लिए और उसका जो ग्रेड है Fe4.6 है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें M16 में, अगर हम यहाँ पे बात करें M16 में, तो ये जो 16 है ये रिप्रेजेंट करता है डाया ऑफ वोल्ट को, ये रिप्रेजेंट करता है डाया ऑफ वोल्ट्स को। ठीक है जी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डाया ऑफ वोल्ट्स को। तो यहाँ पे डाया या डायमीटर डी जिससे हम रिपोर्ट किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, ये हो जाएगा आपका कितना, 16 mm। ये हो जाएगा कितना, 16 mm। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ता है, जो भी डायमीटर हम लोग वोल्ट का एज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं वोल्ट डाया। लेकिन हमको डिजाइन करने के लिए हम लोग थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडरेशन करते हुए इंक्रीज करके लेते हैं। ठीक है, तो वो जो डाया इंक्रीज करके लेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं होल डाया ऑफ द वोल्ट या ग्रॉस डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे होल डाया जो हमने, ये m रिप्रेजेंट करता था 16, तो ये आपका डाया हो जाएगा कितना, 16 mm। अब अगर हम
अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं डी से, अगर हम होल डाया की बात करें, होल डाया की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 इट विल बी हाउ मच 18, और इसको हम लोग बोल देंगे क्या डी नॉट, इसको हम लोग क्या बोल देंगे डी नॉट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है D इज इक्वल टू 16 mm, होल डाया विल बी 18 mm। तो कैसे हम लोग ग्रेड ऑफ वोल्ट को एज्यूम करते हैं उसके लिए अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, स्ट्रेंथ भी लेना पड़ता है वोल्ट का, और स्ट्रेंथ दो तरह से हम लोग निकालते हैं। एक्चुअली हमारा वोल्ट एक यील्डिंग में फेल होता है, एक अल्टीमेट में फेल होता है। तो यहाँ पे FYB जो रिप्रेजेंट करता है आपके स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट। अब स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट हम कैसे निकालते हैं, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो भी ग्रेड ऑफ वोल्ट आपने एज्यूम किया है, यहाँ पे जैसे 4.6 तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर अपन मल्टीप्लाई लेंगे 6 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 24, और उसके बगल में एक जीरो पुट कर दीजिए, एक जीरो पुट कर दीजिए, ठीक है। अब अगर हमको FUB अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट लेना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो ग्रेड है आपका 4.6, यहाँ पे ये 4 है, इसको सिंपली 4 रख दीजिए और इसमें डबल जीरो पुट कर दीजिए। तो इस तरह से ये एक ट्रिक है, इस तरह से आप वोल्ट, अल्टीमेट वोल्ट और यील्ड वोल्ट जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्या किए अभी एज्यूम कर लिए। हमको बोला तो था क्वेश्चन में कि बियरिंग टाइप ऑफ वोल्ट यूज करना है, लेकिन कितना नंबर ऑफ वोल्ट, उसका डायमीटर क्या लेंगे, 16 लेंगे 18 लेंगे, ये नहीं दिया था। तो हम लोग एज्यूम करके इसको इस तरह से कर लिए, ठीक है। ये जो 4.6 है आपका 4.6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाता है 24, और इसमें एक जीरो पुट कर दीजिए तो ये आपको यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट बता देगा। और यहाँ पे 4 है, सिंपली 4.6 में आप क्या करें, ये जो 4 वाला वैल्यू है इसको 400 कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से अपने पास अगर हम बात करें तो इसी तरह से अपने पास जैसे यहाँ पे 4.6 है, 4.8, 5.8 इस तरह से भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आई होप स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, कैसे डिटरमिन करते हैं, दिस इज ऑल क्लियर। अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट। अगर हम स्टेप 2 में हम करने जा रहे हैं वोल्ट की स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन। अब अगर हम बात करें H पर IS 800-2000 तो वोल्ट का हम लोग जो स्ट्रेंथ निकालते हैं दो वैल्यूज में निकालते हैं, एक निकालते हैं बियरिंग में और एक निकालते हैं सीयर में। एक निकालते हैं किसमें, बियरिंग में, और एक निकालते हैं सीयर में, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट, अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट इन सीयरिंग निकालें तो हमको कैसे निकालते हैं, उसके लिए कोड में फॉर्मूला दिया हुआ है। कोड में ये जो यहाँ पे कोड में फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर हमको स्टेप 2 में हम लोग करने जा रहे हैं, अगर हमको स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट निकालना है, अगर हमको स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट निकालना है इन सीयरिंग किसमें जी, सीयरिंग में, इन सीयरिंग हम लोग निकालेंगे दो में, एक बियरिंग में और एक सीयरिंग में। तो अगर अभी हम सीयरिंग की बात करें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं VNSB से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं VNSB से, और इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है आपका, FUB अपॉन में अंडर रूट 3, FUB अपॉन में अंडर रूट 3 इंटू NN ANB प्लस NS इंटू ASB, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये कोड में दिया हुआ है, अगर आप पेज नंबर 75 को रेफर करोगे, तो वहां पे हमको स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट इन सीयरिंग के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या होता है, FUB अपॉन में अंडर रूट 3 इंटू NN ANB प्लस NS इंटू ASB, ठीक है। अब ये जो ANN है
और ये जो एन एस है, ये एन और एन एस, इसको हम लोग बोलते हैं शियर प्लेन। शियर प्लेन क्या बोलते हैं जिसको? शियर प्लेन। तो शियर प्लेन हो सकता है आपको 1 शियर प्लेन ऑब्टेंड हो सकता है आपको 2 शियर प्लेन ऑब्टेंड हो। अगर हम बात करें लैप जॉइंट का, अगर हम बात करें लैप जॉइंट का, देखिए जरा, अगर हम बात करें फॉर लैप जॉइंट, फॉर लैप जॉइंट, अगर हम बात करें लैप जॉइंट का, तो यहाँ पे एन और एनएस का वैल्यू, अगर हम बात करें लैप जॉइंट के लिए तो एन का वैल्यू होता है 1 और एनएस का वैल्यू होता है 0। लेकिन अगर हम बात करें फॉर बट जॉइंट, अगर हम बात करें बट जॉइंट की, अगर हम बात करें बट जॉइंट की, और इस केस में अगर हमको एन का मान लेना है और एनएस का मान लेना है, तो ये होता है 1 1। ये कितना होता है जी? 1 1। तो कौन चीज क्या है, कौन पैरामीटर किसको डिनोट करता है, यहाँ पे हम लोग समझ लिए। अभी के लिए हम लोग यूज करने जा रहे हैं लैप जॉइंट, अभी के लिए हम लोग यूज करने जा रहे हैं लैप जॉइंट। तो एन क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको डिजाइन करना है लैप जॉइंट के लिए, तो एन का मान हो जाएगा 1 और एनएस का मान हो जाएगा 0। अगर कहीं आपको क्वेश्चन में दे दिया कि बट जॉइंट है, तो ये दोनों वैल्यू लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। एन का मान लेंगे 1 और एनएस का भी मान लेंगे कितना जी? 1। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब यहाँ पे ए एन बी क्या है और ए एस बी क्या है? तो एक है आपका नेट एरिया फॉर बोल्ट और एक है आपका शेयरिंग एरिया फॉर बोल्ट। तो इसको हम लोग, ये एरिया है तो इसको भी हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें बोल्ट का, तो आपने बोल्ट को देख रखा होगा कुछ इस तरह से, बोल्ट को आपने कुछ इस तरह से देख रखा होगा। बोल्ट जो हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरह से होता है, और बोल्ट में हमको कुछ इस तरह से थ्रेडेड पार्ट भी दिखता है ना, कुछ हमको थ्रेडेड पार्ट भी दिखता है। तो ये देखिए, इसको हम लोग श्रंक, ये हो गया थ्रेडेड पार्ट, और एक हो जाता है थ्रेडेड पार्ट, और एक हो जाता है श्रंक। ठीक है, अब थ्रेडेड पार्ट छोटा है तो इसको छोटा एरिया आएगा, श्रंक का बड़ा है तो बड़ा आएगा। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करके स्टेप 2 में कैलकुलेशन करते हैं। कैसे हुआ है फॉर्मूला, कैसे डेवलप हुआ है, कहाँ से लिए हैं, तो हम लोग IS 456 2007 पेज नंबर 75 को अगर आप रेफर करोगे तो ये फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन स्टेप 2 में कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। बोल्ट की हम लोग स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, किसमें? शियरिंग में। तो नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VNSB से, फॉर्मूला अभी हम लोग देख चुके थे, FU अपॉन में √3 इंटू दिस। देखिए ये फॉर्मूला था आपका, सॉरी ये फॉर्मूला था, अभी इसी पे हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं। जैसे ही आप पुट करोगे, जैसे ही आप पुट करोगे तो NS का मान कितना है? 0 है, तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म, NS का ही मान 0 रख दिए, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। केवल इस वाले को कैलकुलेट करेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू ऑब्टेंड होगा वो होगा आपका 36218 न्यूटन। कितना होगा? 3618 न्यूटन। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर कुछ डाउट है तो पूछो, अगर कुछ डाउट है तो पूछो। नाउ नेक्स्ट स्टेप, नाउ नेक्स्ट स्टेप वी विल कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे? शियर स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। तो एक निकाले थे नॉमिनल और दूसरा होता है डिजाइन। जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एक होता है नॉमिनल, एक होता है डिजाइन। और अगर हमको डिजाइन के लिए कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं करना है, जो हम लोग नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ निकाले हैं, जो हम लोग नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ निकाले हैं, उसी में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवीजन कर देंगे, उसी में हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवीजन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, डिजाइन ऑफ शियर स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VDSB से, और हम लोग नॉमिनल स्ट्रेंथ निकाल चुके थे 36218। देखिए यहाँ पे हम लोग नॉमिनल स्ट्रेंथ निकाल चुके हैं, नॉमिनल स्ट्रेंथ निकाल चुके हैं 361,218। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जो हमारा नॉमिनल स्ट्रेंथ था, नॉमिनल स्ट्रेंथ हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं।
तो जो हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज्यूम करते हैं, कोड में दिया हुआ है, वो लेते हैं 1.25। इसको डिवाइड अगर अपन करेंगे तो ये आ जाएगा 28971। ये कितना आएगा जी? 28971। ये कितना आ जाता है? 28971। ठीक है, ये आ जाता है आपका इतना। अब हमको क्या करना पड़ता है? हमको क्या करना पड़ता है? ये पूरी की पूरी कहानी थी डिजाइन ऑफ स्ट्रेंथ इन शियर के लिए। अब हमको बियरिंग के लिए भी कैलकुलेट करना है। अब हमको बियरिंग के लिए कैलकुलेट करना है। अगर हम बात करें बियरिंग का, अगर हम बात करें बियरिंग का, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला है। अभी हम लोग शियर में, अब हमको यहाँ पे दो टर्म प्रोवाइड करना पड़ता है, एक पिच प्रोवाइड करना पड़ता है और एक आपको एज डिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। एज डिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर हम बात करें एज डिस्टेंस का, तो ये होता है 1.5 इंटू डी नॉट। एज डिस्टेंस जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे, एज डिस्टेंस जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कुछ नहीं होता है, ये सिंपली होता है, ये सिंपली होता है आपका 1.5 इंटू डी नॉट। डी नॉट क्या है जी? डाया ऑफ होल या ग्रॉस डाया। तो हमको डाया दिया, हम लोग एज्यूम किए थे 16 और ग्रॉस डाया निकाले थे कितना? 18। तो ये हो जाएगा कितना? 1.5 इंटू 18। 1.5 इंटू 18। तो वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मिनिमम एज डिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड इज 1.5 इंटू 18 दैट इज 27। तो ये 27। अब अगर हमको पिच प्रोवाइड करना है, अगर हमको पिच प्रोवाइड करना है, तो पिच के लिए जो फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका 2.5 इंटू डी। अब डी कितना है आपका? 2.5 इंटू डी कितना है? 16। तो ये कैलकुलेट करके हो गया कितना? 40। ये कैलकुलेट होके हो गया 40। अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी एज डिस्टेंस या पिच प्रोवाइड करते हैं, इसको प्रोवाइड करते हैं राउंड ऑफ में। कैसे प्रोवाइड करते हैं? राउंड ऑफ में। तो यहाँ पे हम लोग पिच जो कैलकुलेट किए, ये तो कैलकुलेट करके 40 आ रहा है, तो ये तो राउंड ऑफ में है, तो यहाँ पे हमने 40 ले लिया। लेकिन एज डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 27 आ रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के ले लेंगे, तो हम लोग 27 न लेके 30 ले लिए। तो हम लोग प्रोवाइड कितना किए? एज डिस्टेंस जिसको ई बोलते हैं 30 mm, पिच 40 mm। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन था स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन सियरिंग। नाउ वी विल कैलकुलेट स्टेप 4। अब हम लोग क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग। अब हम लोग बियरिंग में स्ट्रेंथ डिटरमिन करेंगे। किसमें डिटरमिन करेंगे जी? बियरिंग में। अब हम लोग बियरिंग की बात करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बियरिंग की बात करें, तो बियरिंग के लिए जो आपको फॉर्मूला होता है, हमको उसमें पहले निकालना पड़ेगा क्या? नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ। क्या निकालना पड़ेगा? नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ। मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, तो लेट मी ओमिट दिस। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस इन another slide because it is written here only। चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ की। बियरिंग स्ट्रेंथ, तो हमको इसमें भी दो पैरामीटर निकालना पड़ेगा, एक नॉमिनल और एक डिजाइन। अगर हम बात करें नॉमिनल स्ट्रेंथ का, तो ये फॉर्मूला होता है आपका 2.5 kb dt f u। 2.5 kb 2.5 या 2.5 kb 2.5 kb dt 2.5 kb dt इंटू एफ यू। ठीक है,
ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हमको नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ, मैं इसी को दिखाना चाह रहा था वहां पे, तो नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VNPB से, इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है आपका 2.5 kb dt FU। ठीक है, अब यहाँ पे kb एक फैक्टर है जिसको निकालने के लिए हमारे पास kb एक फैक्टर है जिसको निकालने के लिए ये डिपेंड करता है आपके एज डिस्टेंस पे, ये डिपेंड करता है आपका पिच पे, ये डिपेंड होता है आपका FUB अपॉन में FU पे। तो ये सारे वैल्यू को हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली कैलकुलेट करके दिखाया गया है, मैं आपको थोड़ा सा इसी में दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग केबी को डिटरमिन करते हैं, कैसे कैसे हम लोग केबी को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें केबी का, अगर हम बात करें केबी का तो केबी इज इक्वल टू होता है आपका E अपॉन में 3 डी नॉट। देखिए E अपॉन में 3 डी नॉट, E हम लोग एज डिस्टेंस निकाल चुके हैं, कितना 30 प्रोवाइड किए थे, 3 इंटू डी नॉट कितना है आपका 18। तो ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू लिखा हुआ है 30 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 18। ठीक है, अब ये तो पहला हो गया केबी के लिए। दूसरा केबी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें दूसरा फॉर्मूला केबी का, तो ये होता है P अपॉन में 3 डी नॉट, ये होता है P अपॉन में 3 डी नॉट। और अगर हम बात करें पिच का, तो पिच अभी हम लोग प्रोवाइड किए कितना 40, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन में 3 इंटू डी नॉट कितना है 18। ठीक है, डी नॉट कितना है 18। अब अगर हम तीसरा फॉर्मूला की बात करें केबी के लिए, तो ये होता है आपका FUB अपॉन में FU। ठीक है, अब FUB का मान हम लोग 400 निकाले थे स्टेप 1 में जब हम लोग एज्यूम किए थे, और FU था आपका कितना 410, कितना था जी 410। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है आपका 1। ओके, और यहाँ पे पिच में माइनस होता है 0.25। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको स्ट्रेंथ निकालना है वोल्ट का बियरिंग में, तो उसके लिए हमको नॉमिनल स्ट्रेंथ और डिजाइन स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। तो नॉमिनल के लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर आता है केबी को डिटरमिन करने के लिए अपने पास 4 फॉर्मूले हैं। E अपॉन में 3 डी नॉट, तो पूरा वैल्यू हम लग के देखेंगे तो कैलकुलेशन आ जाएगा। दूसरा है आपका P अपॉन में 3 डी नॉट, तीसरा है आपका FUB अपॉन में FU, चौथा है आपका 1। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो केबी को कंसिडर करते हैं, इन चारों में जो मिनिमम होता है उसी को हम लोग अपने फॉर्मूले में यूज करते हैं। ये एज पर द IS 800 2007 के अकॉर्डिंग। तो हम लोग केबी का क्या मान कंसिडर करते हैं, तो केबी का मान लेते हैं मिनिमम ऑफ दीज 4, इन चारों में से जो छोटा होगा। अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 30 अपॉन में 3, 40 अपॉन में माइनस, ये आपका कोमा नहीं है, ये माइनस 0.25 और 400/410, इस चारों को सॉल्व करने पे आपका जो मिनिमम वैल्यू केबी का आता है वो है आपका 0.4907। ठीक है, अब सिंपली आपने सब मान निकाल चुके हैं, सिंपली इसको पुट कर देना है। तो अगर हम फॉर्मूले में पुट कर दें तो 2.5 केबी के जगह लिखेंगे 0.4907, dt आपका है 16, d है आपका 16, और t जो थिकनेस है प्लेट का वो है 12 इंटू 400। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9422 न्यूटन। लेकिन ये जो हम लोग स्ट्रेंथ निकाले, ये कैसा है, नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ। हमको तो क्या लेना है अपने डिजाइन के लिए, डिजाइन स्ट्रेंथ। तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से
डिवाइड कर देते हैं। अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं VDPB से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VTPB से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, किससे? VDPB से, और डिवाइड कर दिए हैं 1.25 से। तो ये आपका आ गया है 7538 न्यूटन। कितना आ गया? न्यूटन। अब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आप निकाल चुके हो 2897, तो 28.974। नाउ अब हमको क्या कराना है? अब हमको क्या कराना है? क्वेश्चन में दिया हुआ था हमको 160 किलो न्यूटन के फोर्स को ट्रांसफर कराना है। फोर्स को ट्रांसफर कराना है तो हमको डिटरमिन करना पड़ता है नंबर ऑफ बोल्ट्स। हमको डिटरमिन करना पड़ता है नंबर ऑफ बोल्ट्स। अगर हम नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालें तो ये कुछ नहीं होगा, जो भी वैल्यू हम लोग निकाले थे किसके लिए? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट M16 के लिए, उसको सिंपली जो गिवन फोर्स का वैल्यू दिया है उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको ट्रांसफर कराना है 160 किलो न्यूटन की लोड को, करा दिए। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ बोल्ट्स। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने के लिए हमको क्या करते हैं? जो गिवन वैल्यू है, तो गिवन वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 160 किलो न्यूटन में, तो ये हम लोग निकाले थे न्यूटन में, उसको सिंपली डिवाइड कर दिए थे 1000 से, तो ये आ गया किलो न्यूटन में। अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 5.5 वोल्ट। तो नंबर ऑफ वोल्ट्स कितना हो जाएगा जी? 5.5। अब हम लोग कभी भी वोल्ट को 5.5 या 4.5 डेसिमल नंबर में प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है? डेसिमल में प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसको हम लोग राउंड में, इवन में प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 5.5 ना लेके हम लोग 6 वोल्ट को प्रोवाइड करेंगे। कितना प्रोवाइड करेंगे? 6 वोल्ट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दिया प्रोवाइड 6 वोल्ट। ओके, तो हम लोग वोल्ट कितना प्रोवाइड किए? 6। चलिए नेक्स्ट स्टेप में है आपका, नेक्स्ट स्टेप में है कि जब हम लोग बियरिंग स्ट्रेंथ इन शियर निकाल लिए, बियरिंग स्ट्रेंथ इन बियरिंग निकाल लिए, अब हमको लगाना पड़ता है चेक। और चेक लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? चेक फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब हम लोग क्या करेंगे? प्लेट की स्ट्रेंथ निकालेंगे। क्या करेंगे जी? प्लेट की स्ट्रेंथ निकालेंगे। ये भी फॉर्मूला आपका अगर आप देखोगे, चेक फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, तो कहाँ पे है? IS 800 2007। अगर आप पेज नंबर 32 रेफर करेंगे तो आपको दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा? पेज नंबर 32 में IS 800 2000। देखिए स्टील के लिए जो कोड हम लोग यूज करते हैं IS 800 2007, ठीक है? अगर कभी 456 कहला जाए तो दैट विल बी मिस्टेक। ओके, IS 800 2007 पेज नंबर 32 में। अब चेक फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट के लिए फॉर्मूला जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TDN से, ये फॉर्मूला होता है आपका 0.9 AN FU अपन में गामा MB, ठीक है? अब 0.9 पता है। अब AN क्या है आपका? नेट एरिया। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, AN निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, अगर हमको AN निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? B माइनस D नॉट N इंटू T, ठीक है? अब हमको B पता है, D नॉट पता है, N पता है, T पता है, यहाँ से AN निकल जाएगा। जब आप पेज नंबर 32 में देखोगे AN का फॉर्मूला, तो वहां पे आपको समेशन के फॉर्म में PI XI करके भी कुछ एक टर्म आएगा, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं स्टैगर्ड के लिए। अभी हमारा केस स्टैगर्ड का नहीं है, तो उसको हम लोग सिंपली कंक्लूड कर लिए क्या? 0, ठीक है? तो अब देखिए सब चीज पता है, हमको कुछ नहीं करना है। सब चीज पता है, हमको कुछ नहीं करना है। तो N का मान हो गया ये है आपका, जो ये आपका 120 दिया हुआ था क्वेश्चन में, 120 B का मान दिया हुआ है, विड्थ ऑफ प्लेट 120, तो ये 120 एंड 2 इंटू 18, ये 12 है आपका थिकनेस, और 400 है आपका ये। तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला में रख देते हैं। N का मान आप पेज नंबर 32 IS 800 में देखोगे तो N का फॉर्मूला दिया हुआ है, जो हम लोग अभी देखें। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे लेके फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड करके, तो ये आ जाता है 290.304 किलो न्यूटन। अब ये जो लोड हम लोग कैलकुलेट किए स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट के लिए, और हमको डिजाइन करना था प्लेट,
और जो लोड दिया हुआ था वो था कितना 160 किलो न्यूटन। कितना था जी 160 किलो न्यूटन। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लोड प्रोवाइडेड, लोड प्रोवाइडेड नहीं, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसा, लोड कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन, मैं पूरा लिख देता हूं चूंकि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। हम लोग क्या देख पा रहे हैं, लोड कैलकुलेटेड, लोड कैलकुलेटेड, लोड कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन लोड प्रोवाइडेड, लोड प्रोवाइडेड। अगर ऐसा हो जाए, प्रोवाइडेड अगर ऐसा हो जाए तो हम मान लेते हैं कि हमारा प्लेट क्या है, सेफ है। क्या है जी, सेफ है। तो हमारा प्लेट सेफ हो गया। अब हम लोग इसको फिगर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है आपका प्लेट दिया हुआ था तो इसको दो प्लेट में कन्वर्ट कर दिए। ये जो होता है आपका एज डिस्टेंस और ये है आपका गेज जी, ये है आपका गेज जी, ये है आपका गेज जी, और ये आपने प्रोवाइड किया था क्या, पिच। तो ये पिच, इस तरह से हम लोग इसको बोल्ट को हम लोग प्रोवाइड कर दिए। 6 बोल्ट आया था, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बोल्ट को इस तरह से अरेंज करके हम लोग दिखा दिए अपने प्लेट में। ठीक है, तो आई होप सो दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। क्वेश्चन क्या था, हमको डिजाइन करना था लैप जॉइंट का। लैप जॉइंट क्या होता है, अगर आपके पास एक प्लेट ऐसा है, दूसरा प्लेट मान लीजिए ये एक प्लेट है, दूसरा प्लेट ये है, अगर आप एक प्लेट के ऊपर एक रख देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैप जॉइंट। इसको आप बोल्डिंग, रिविटिंग, वेल्डिंग किसी से भी कनेक्शन दे सकते हो। अगर आपके पास एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, अगर आप कनेक्शन कुछ इस तरह से देते हो तो इसको हम लोग बोल देते हैं बट जॉइंट। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन में लैप जॉइंट के लिए दिया हुआ था, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैं रिकॉल करा देता हूं, हमको निकालना पड़ता है स्ट्रेंथ इन शियरिंग, नॉमिनल स्ट्रेंथ और डिजाइन स्ट्रेंथ। फिर हम लोग निकालते हैं स्ट्रेंथ इन बियरिंग, नॉमिनल स्ट्रेंथ और डिजाइन स्ट्रेंथ। फिर हम लोग निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। फिर क्या निकालते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। और जो लोड हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा कैलकुलेटेड लोड उससे बड़ा हो गया तो हमारा सेफ है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इसमें दो पार्ट दिया हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्या दिया हुआ है, बोल रहा है लिस्ट द 8 लोडिंग कॉम्बिनेशन टू बी कंसिडर्ड व्हेन कंसिडरिंग ओनली डेड लोड, लाइव लोड एंड अर्थक्वेक लोड। कह रहा है आपको 8 लोडिंग कॉम्बिनेशन बनाना है, किससे, डीएल, ईएल एंड ईएल से, एलएल एंड ईएल से। हमारे पास 3 तरह का लोड दिया हुआ है, डीएल जिसको हम लोग बोलते हैं डेड लोड, दूसरा दिया हुआ है एलएल जिसको हम लोग बोलते हैं लाइव लोड, तीसरा दिया हुआ है ईएल जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक लोड। ठीक है जी, अब हमको क्या करना है, इन 3 लोड से, इसी 3 लोड से जो गिवन लोड दिया हुआ है, इससे हमको 8 लोडिंग कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो अगर हम बात करें डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का, अगर हमको कोई भी स्टील का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है लोड। अब लोड हमारे स्ट्रक्चर पे वेरियस टाइप्स पे आते हैं, जैसे आपका डेड लोड। डेड लोड क्या होता है, सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की खुद की वेट को हम लोग बोलते हैं क्या, डेड लोड। ठीक है, दूसरा होता है आपका लाइव लोड। दूसरा क्या होता है जी आपका लाइव लोड। लाइव लोड को हम लोग मूविंग लोड भी बोलते हैं, वेरिएबल लोड भी बोलते हैं, चेंजेबल लोड भी बोलते हैं। लाइव लोड क्या होता है आपका, चेंज होते रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन डेड लोड जो है आपका कभी भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होता है। ठीक है, डेड लोड होता है सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के खुद का वेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेड लोड। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का जो लोड हमारे स्ट्रक्चर पे आता है वो है अर्थक्वेक लोड, वो है आपका अर्थक्वेक लोड। अब अर्थक्वेक लोड कैसे आता है, तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट इनसाइड द अर्थ, टेक्टोनिक प्लेट अगर इनसाइड द अर्थ में मूवमेंट होता है तो उसके कारण से, ये मैं एक एग्जांपल दिया कि इसके कारण से अर्थक्वेक लोड आते हैं हमारे स्ट्रक्चर पे।
n नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिस कारण से हमारे स्ट्रक्चर पे अर्थक्वेक लोड आ सकते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक लोड आपका डायनेमिक लोड होता है, अर्थक्वेक लोड आपका डायनेमिक लोड होता है। ठीक है, चलिए तो अभी हमको और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड होते हैं, जैसे स्नो लोड हो गया, है ना। अगर हमारा स्ट्रक्चर, हम मान लीजिए कोई स्टील का स्ट्रक्चर उस जोन में कर रहे हैं या उस एरिया में कर रहे हैं जहाँ पे कि स्नो के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्नो टाइप ऑफ लोड। अभी हमको क्वेश्चन में दिया है डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड। देखिए अकॉर्डिंग टू IS 800 2007, यहाँ पे 2007 होगा माय डियर, 2007। अगर हम IS 800 2007 के अकॉर्डिंग बात करें, व्हेन कंसिडरिंग ओनली डेड लोड, अगर हम केवल डेड लोड कंसिडर कर रहे हैं, लाइव लोड कंसिडर कर रहे हैं एंड अर्थक्वेक लोड, और अगर हम अर्थक्वेक लोड कंसिडर कर रहे हैं, द 8 लोडिंग कॉम्बिनेशन टू बी कंसिडर्ड आर, 8 लोडिंग कंडीशंस बनते हैं, वो है आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड, 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड, 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड, डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 अर्थक्वेक लोड, 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 अर्थक्वेक लोड, 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड। तो ये 8 कॉम्बिनेशन, 3 लोड अपने को दिया हुआ था, ये 8 कॉम्बिनेशन हम लोग डिटरमिन कर लिए हैं कुछ इस तरह से, एज पर द IS 800 2007, अकॉर्डिंग टू IS 800 2007। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किसी में 1.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी में 1.2, किसी में 0.9, तो ये है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हम लोग क्या करते हैं, जब भी डिजाइन लोड, जब भी हम कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो हमको करना पड़ता है डिजाइन लोड के लिए या फैक्टर्ड लोड के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो लोड आया एड ऑन करने पे, मान लेते हैं लोड आया हमारा 100, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, तो हमारा हो जाएगा कितना, 150। तो हम लोग लोड को बढ़ा के लेते हैं, क्यों लेते हैं, ड्यू टू अनसर्टनिटी, अनसर्टनिटी इन्वॉल्व होते हैं। कैसे, मान लीजिए कि अचानक से अर्थक्वेक आ गया, मान लीजिए कि मूवमेंट ऑफ एयर फ्लो हाई स्पीड से हो गया, तो ये सारे फैक्टर्स कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ अनसर्टनिटी। इसी को इनकाउंटर करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अपने लोडिंग कॉम्बिनेशन में एज्यूम करते हैं या कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अनसर्टनिटी के कारण हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का फैक्टर है फॉर द सेफ्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की सेफ्टी के लिए जो हम लोग फैक्टर अप्लाई करते हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये सारे वैल्यू 1.5, 1.2, 0.9 ये आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। अब यहाँ पे एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि अगर हम अर्थक्वेक लोड और विंड लोड, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड को एक साथ कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड को कभी भी एक साथ कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये हम मान के चलते हैं कि दोनों लोड हमारे स्ट्रक्चर पे एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अगर डेड लोड, सॉरी, अगर आप अर्थक्वेक लोड कंसिडर कर रहे हो तो विंड लोड नहीं करोगे, अगर आप विंड लोड कर रहे हो तो अर्थक्वेक लोड नहीं करोगे। साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों लोड हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो दिस वाज द एंटायर डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3A। हमारे पास 3 लोडिंग दिए हुए थे, उससे हम लोग कैसे कैसे लोडिंग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और क्यों फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं नहीं लेते हैं, ये सारे डिस्कस कर लिया। अगर आपके पास कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3B, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3B, लिटिल बिट मोर डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3A। यहाँ पे आपको बोल रहा है कॉम्बिनेशन बनाना है और हमको बताना है कि वो कंसीडर में क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट 4 कॉम्बिनेशन जो हम लोग बनाए हैं, फर्स्ट 4 कॉम्बिनेशन जो हम लोग बनाए 1 2 3 4, यहाँ तक की बात कर रहा है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो हम लोग बनाए हैं 1 2 3 4, बोल रहा है दीज कंसिडर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डेड लोड लाइव लोड विथ वेरिंग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ensuring the structure can withstand typical loading scenarios with both dead load and live load। ठीक है, तो अभी हम लोग जो 4 कॉम्बिनेशंस हैं इसको बनाए हैं किसके द्वारा, डेड लोड एंड लाइव लोड की। नेक्स्ट बोल रहा है लास्ट 4
जो लास्ट 4 है आपका, देखिए यहाँ पे जो ये लास्ट 4 है आपका, लेट मी चेंज द कलर, ये जो लास्ट 4 है आपका, ये जो लास्ट 4 है आपका, ये जो लास्ट 4 है आपका, दीज इनकॉर्पोरेट द अर्थक्वेक लोड विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड एंड लाइव लोड। यहाँ पे इसको हम लोग अर्थक्वेक लोड के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बनाए हैं, ठीक है, अर्थक्वेक लोड के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बनाए हैं विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड एंड लाइव लोड टेकिंग इनटू अकाउंट द पोटेंशियल सिस्मिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर। देखिए ये जो हम 4 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, ये डेड लोड और लाइव लोड लेके बनाए हैं। ऊपर का फर्स्ट 4 1 to 4 जो हम लोग कॉम्बिनेशन बनाए हैं, ये डेड लोड एंड लाइव लोड के लिए लाइव लोड लेके बनाए हैं। और जो 4 5 to 8 है वो बनाए हम लोग किसके अकॉर्डिंग, अर्थक्वेक लोड के लिए, ठीक है, यही बोल रहा है। तो दिस इज द एंटायर डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3A। ओके, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो अब हम लोग मूव करते हैं 3 के बी की ओर। नाउ वी विल मूव टू 3B। देखिए अब 3B में क्या बोल रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस विंड प्रेशर कोफिशिएंट। कह रहा है कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि विंड प्रेशर कोफिशिएंट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि विंड प्रेशर कोफिशिएंट को इन्फ्लुएंस करता है। हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि विंड प्रेशर कोफिशिएंट क्या होता है, व्हाट इज विंड प्रेशर कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विंड प्रेशर कोफिशिएंट क्या होता है, और फिर देख लेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो बोल रहा है द प्रेशर कोफिशिएंट रेफर्स टू ए फैक्टर, प्रेशर कोफिशिएंट refers to a factor used to describe the effects of wind pressure on the surface of structure such as walls, roofs and other elements। क्या बोलता है जी, wind pressure coefficient रेफर करता है एक फैक्टर को जो डिस्क्राइब करता है इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर को ऑन द सरफेस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कैसे स्ट्रक्चर पे, तो वॉल्स पे, रूफ पे और अदर वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है, अदर वेरियस एलिमेंट्स। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, विंड प्रेशर कोफिशिएंट एक तरह का फैक्टर है जो कि डिटरमिन करता है या डिस्क्राइब करता है इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर की, विंड प्रेशर हमारे स्ट्रक्चर पे कितना आ रहा है, ठीक है, और ये करता है वॉल पे, रूफ पे एंड अदर एलिमेंट। अब अगर हम बात करें विंड प्रेशर कोफिशिएंट का, तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है विंड प्रेशर कोफिशिएंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पीडी से, और पीडी बराबर होता है आपका सीपी इंटू क्यू इंटू ए। क्या होता है जी, सीपी इंटू क्यू इंटू ए, वेयर पीडी क्या है आपका, डिजाइन विंड प्रेशर कोफिशिएंट, सॉरी पीडी क्या है आपका, डिजाइन विंड प्रेशर। अगर हम विंड प्रेशर की बात करें तो विंड प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा सीपी इंटू क्यू इंटू ए। आपका पीडी है डिजाइन ऑफ विंड प्रेशर, सीपी है आपका प्रेशर कोफिशिएंट, यहाँ पे एक चीज हम लोग गौर करेंगे, ये जो विंड प्रेशर कोफिशिएंट है, इसको जो हम लोग डिटरमिन किए हैं एज पर द IS 875/1987, जो हम लोग लोड कॉम्बिनेशन के लोड के लिए यूज करते हैं, used for load, ठीक है। नाउ Q इज द विंड प्रेशर बेस्ड ऑन विंड स्पीड, Q जो है आपका विंड प्रेशर है जो विंड स्पीड पे डिपेंड करता है। A इज द इफेक्टिव एरिया ओवर विच द विंड इज एक्टिंग, A क्या आपका इफेक्टिव एरिया है। तो ये आपका विंड प्रेशर डिटरमिन करने का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग बोलते हैं CP इंटू क्यू इंटू ए। ऑन फैक्टर्स क्या कहलाता है इसको हम लोग डिस्कस कर ले। बस हमको यहाँ पे याद रखना है कि जो ये विंड प्रेशर कोफिशिएंट है, हम लोग इसको डिटरमिन करते हैं जो हमारा IS 875 है कोड, उसके अनुसार, और इस कोड को हम लोग डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड, लोडिंग कॉम्बिनेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करता है आपके
विंड प्रेशर कोफिशिएंट को। ठीक है, देखिए जरा फर्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर कोफिशिएंट। पहला फैक्टर है आपका शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर। शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर, अगर किस टाइप का शेप है हमारे स्ट्रक्चर का, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, ये इन्फ्लुएंस हो जाता है किससे, प्रेशर कोफिशिएंट से। ठीक है, दूसरा है विंड डायरेक्शन। दूसरा क्या है, विंड डायरेक्शन। अब फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर कैसा है, विंड का डायरेक्शन कैसा है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे, ये फैक्टर इन्फ्लुएंस हो जाता है कैसे, प्रेशर कोफिशिएंट से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टर्रेन एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस रीजन में बना है, किस इन्वायरमेंट में स्थित है, उस पे भी हमारा, उस पे इस फैक्टर टर्रेन एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे भी हमारा प्रेशर कोफिशिएंट डिपेंड कर जाता है। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर कहाँ पे है, किसके इन्वायरमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग हाइट। हमारे बिल्डिंग का हाइट क्या है, 1 स्टोरी है, 2 स्टोरी है, मल्टी स्टोरी है ना, तो इस पे भी डिपेंड करता है आपका प्रेशर कोफिशिएंट। नेक्स्ट है आपका ओरिएंटेशन ऑफ सरफेसेस। हमारे सरफेस का ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है प्रेशर कोफिशिएंट। सो दिस ऑल आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रेशर कोफिशिएंट। पहला है शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका विंड डायरेक्शन, तीसरा है आपका टर्रेन एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट, चौथा है आपका बिल्डिंग हाइट, पांचवा है आपका ओरिएंटेशन ऑफ सरफेसेस। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3A and B इज क्लियर टू यू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 में 2 पार्ट है, ए और बी। ए में आपका थ्योरी पार्ट है और बी में आपका न्यूमेरिकल है। थ्योरी में हमको बोल रहा है राइट शॉर्ट नोट ऑन प्लास्टिक सेक्शन, कॉम्पैक्ट सेक्शन एंड सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। ठीक है, हमको शॉर्ट नोट लिखना है कि प्लास्टिक सेक्शन क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेक्शन क्या होता है और सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कि माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो एक्चुअल होता है उसको हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं प्लास्टिक एनालिसिस के लिए। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है आपका प्लास्टिक एनालिसिस का है। स्टील एनालिसिस में, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में वेरियस कंटेंट होते हैं, जैसे डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। इसी में एक पार्ट है आपका प्लास्टिक एनालिसिस का, तो ये क्वेश्चन आपका प्लास्टिक एनालिसिस का है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का कैसे ड्रॉ करते हैं और उसको हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं फिर प्लास्टिक एनालिसिस में। तो हम मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। हमें पता है एक्स एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेन को रिपोर्ट करते हैं। किसको रिपोर्ट करते हैं, स्ट्रेन को। तो ये है आपका स्ट्रेन। और वाई एक्सिस पे हम लोग रिपोर्ट करते हैं किसको, स्ट्रेस को। किसको रिपोर्ट करते हैं, स्ट्रेस को। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब जब हम लोग माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं तो कुछ इस तरह का बनता है ना। अब हम लोग को पता है इसमें बहुत सारे पॉइंट आता है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ और पॉइंट जी। अब अगर हम बात करें पॉइंट ए का तो हम लोग क्या पाते हैं कि पॉइंट ए तक स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। अगर हम बात करें बी का तो इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। सी आपका कहलाता है अपर यील्ड लिमिट, डी कहलाता है आपका लोअर यील्ड लिमिट और डी से ई इसको हम लोग बोल देते हैं यील्ड प्लेट्यू। ई से एफ इसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन और एफ से जी इसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। और जी पॉइंट पे जैसे ही मटेरियल आपका आता है ये फेल हो जाता है। ये क्या होता है जी, फेल हो जाता है। अब अगर हम बात करें पॉइंट बी तक तो इसको हम लोग बोल देते हैं इलास्टिक जोन। ये जो पोर्शन है आपका इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक जोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक जोन। इलास्टिक जोन। और ये जो रेस्ट पोर्शन है आपका यहां तक इसको हम लोग बोल देते हैं प्लास्टिक जोन।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक जोन। तो ये हमारा एक्चुअल कर्व है स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉर माइल्ड स्टील। लेकिन हमें अगर इसको एनालाइज करना है प्लास्टिक एनालिसिस के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पोर्शन है आपका ई से एफ, जिसको हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग, या हम बोल सकते हैं ये जो वाला रीजन है स्ट्रेन हार्डनिंग को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। फॉर प्लास्टिक एनालिसिस, फॉर प्लास्टिक एनालिसिस, फॉर प्लास्टिक एनालिसिस, और प्लास्टिक एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर द स्ट्रेन हार्डनिंग, वी इग्नोर द स्ट्रेन हार्डनिंग। हम लोग क्या करते हैं जी, स्ट्रेन हार्डनिंग को इग्नोर कर देते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें बोलता है वी कंसिडर आइडियलाइज्ड कर्व, वी कंसिडर आइडियलाइज्ड कर्व। हम लोग क्या करते हैं, आइडियलाइज्ड कर्व कंसिडर करते हैं। अब आइडियलाइज्ड कर्व आपका क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। आइडियलाइज्ड कर्व आपका कुछ इस तरह का होता है। ये है आपका स्ट्रेस और ये है आपका स्ट्रेन, और आइडियलाइज्ड कर्व आपका कुछ इस तरह का होता है। इसको हम लोग बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं बाइलिनियर कर्व। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, बाइलिनियर कर्व। तो जब भी हमको प्लास्टिक एनालिसिस करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन को इग्नोर कर देते हैं। हम लोग आइडियलाइज्ड कर्व एज्यूम करते हैं या कंसीडर करते हैं, और जो आइडियलाइज्ड कर्व आता है वो आपका बाइलिनियर कर्व आता है। और बाइलिनियर कर्व इस तरह का होता है। क्यों इसको बाइलिनियर बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास ये है और ये है जो हमें मिल रहा है, ये दोनों लिनियर है और दो लिनियर है, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं बाय लिनियर। ठीक है। अब अगर हम बात करें प्लास्टिक एनालिसिस का, अगर हम बात करें प्लास्टिक मोमेंट सेक्शन का या प्लास्टिक सेक्शन का कैसे डेवलप होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मटेरियल में लोड लगाते जाते हैं, लोड लगा जाते हैं, तो मटेरियल क्या है कि अपने यील्डिंग पॉइंट पे रीच कर जाता है। और जैसे ही यील्डिंग पॉइंट पे रीच कर जाता है, इसके बाद फिर और हम थोड़ा सा लोड इंक्रीज कर दें तो थोड़ा सा और ये लोड को सस्टेन करेगा मटेरियल। फिर थोड़ा सा एक और लोड अपन अप्लाई कर दें तो मटेरियल थोड़ा लोड सस्टेन करेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे कि मटेरियल आपका कोलैप्स हो जाएगा। वो पॉइंट जहां पे मटेरियल आपका कोलैप्स होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं प्लास्टिक मोमेंट सेक्शन। अब हम क्या बोले इसको समझने के लिए, हमें पता है कि जो स्ट्रेस कर्व आता है आपका, अगर ये हमारा सेक्शन है, इसके लिए जो हमारा स्ट्रेन का कर्व आता है ये आपका लिनियर आता है। कैसा आता है, ये अभी लिनियर आता है। फिर आपने लोड बढ़ाया, अभी भी ये जब ये यील्ड पे पहुंच गया आपका मटेरियल, अभी भी आपका ये लिनियर ही रहता है। लेकिन थोड़ा सा और आप लोड बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये लिनियरिटी धीरे धीरे न्यूट्रल एक्सिस की ओर जाएगा। और एक ऐसा रीजन आता है, एक ऐसा कंडीशन होता है जब ये कुछ इस तरह का हो जाता है, जब ये कुछ इस तरह का हो जाता है, जब ये कुछ इस तरह का हो जाता है ना, तो यहाँ पे लिनियरिटी खत्म हो जाता है। और जिस कंडीशन पे लिनियरिटी खत्म हुआ, हम क्या किए, पहले हम जब अपन लोड लगाए थे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका स्ट्रेन का वैल्यू लिनियर आया था। फिर हम और लोड यहाँ पे लोड क्या किए, इंक्रीज कर दिए। जैसे ही लोड इंक्रीज किए अभी तक लिनियर, फिर और लोड थोड़ा सा इंक्रीज किए तो ये लिनियर आ रहा था, यील्डिंग तक लिनियर। फिर एक पॉइंट आता है जहां पे मटेरियल कोलैप्स हो जाता है, और जैसे ही कोलैप्स होता है तो कुछ इस तरह का हमको कर्व मिलता है। इसी को पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं प्लास्टिक मोमेंट सेक्शन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्लास्टिक मोमेंट सेक्शन। देखिए हमने क्या बोला, ये मान लेते हैं हमारा मटेरियल है, इस पे हम लोड लगाएं, ये लोड को ले रहा है,
रेसिस्ट कर रहा है, फिर थोड़ा सा और लोड लगाएं, रेसिस्ट कर रहा है, फिर थोड़ा और लोड लगाएं, रेसिस्ट कर रहा है, ये यील्डिंग पे पहुंचा, फिर हम लोग थोड़ा और लोड लगाएं, फिर ये थोड़ा सा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व उठेगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे मटेरियल आपका कोलैप्स हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसी को हम लोग बोल देते हैं, जिस पॉइंट पे मटेरियल आपका कोलैप्स हो जाए, फेल हो जाए, उसी को हम लोग बोल देते हैं प्लास्टिक मोमेंट सेक्शन। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मोमेंट सेक्शन। नाउ रेफर द पॉइंट 1 by 1। अब हम लोग रेफर करते हैं जो अभी हमारे पास पॉइंट है। हमको सबसे पहला नोट लिखना है प्लास्टिक सेक्शन पे। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्लास्टिक सेक्शन आर दो सेक्शन विच कैन अंडरगो सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर। प्लास्टिक सेक्शन वो सेक्शन है जो कि सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाता है फेलियर के पहले। ठीक है, अभी हम लोग फिगर में देखे थे। नेक्स्ट बोल रहा है द plastic design, in the plastic design the entire cross section is assumed to be yield under maximum load। जब हम लोग प्लास्टिक डिजाइन करते हैं तो वहां पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो इंटायर क्रॉस सेक्शन है वो मैक्सिमम लोड के यील्डिंग में है। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं? अलाउइंग फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट एंड फोर्स। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मोमेंट और फोर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द इंटायर सेक्शन कैन डेवलप इट्स फुल प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। और जो इंटायर सेक्शन है प्लास्टिक एनालिसिस के केस में वो अटेन कर लेता है आपका फुल प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी को। कैसे अटेन करता है उसको अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टिपिकली इंक्लूड्स सेक्शन लाइक आइस बीम्स, एच सेक्शन विथ एडिक्वेट डेप्थ एंड विड्थ। अब कौन कौन से सेक्शन है जो प्लास्टिक सेक्शन को रेसिस्ट कर सकता है या उसके अंडर में आता है? तो आई बीम और एच सेक्शन, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द डिजाइन अप्रोच अलाउज फॉर ऑप्टिमाइजिंग मटेरियल यूज एंड इंप्रूविंग स्ट्रक्चरल इफिशियंसी। अगर हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस के अप्रोच से डिजाइन करते हैं तो ये हमको मटेरियल का ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताता है और आपके स्ट्रक्चरल की इफिशियंसी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द विड्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ फ्लैंज एंड वेब्स मस्ट सैटिस्फाई स्पेसिफिक लिमिट्स टू इंश्योर दैट यील्डिंग अकर साइमल्टेनियसली अक्रॉस द सेक्शन। अब जो हम लोग विड्थ रेशियो लेते हैं, मान लीजिए कि अगर आप टी सेक्शन या आई सेक्शन यूज किए हो तो उसमें फ्लैंज और वेब दोनों होते हैं। जो हम लोग विड्थ और थिकनेस रेशियो लेंगे फ्लैंज और वेब का, वो सेटिस्फाई करना चाहिए कि जो यील्डिंग अकर हो रहा है, जो यील्डिंग अकर हो रहा है वो एक साथ हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिक सेक्शन। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एक्चुअल में माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बाइलिनियर कर्व में। और बाइलिनियर कर्व में जब हम लोग कंसिडर करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि लोड को जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं वो मैक्सिमम यील्डिंग पे पहुंचता है। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है जहां पे कि हमारा मटेरियल फेल हो जाता है, और जहां पे मटेरियल फेल होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? प्लास्टिक मोमेंट सेक्शन। ठीक है, या प्लास्टिक सेक्शन, वहां पे अटेंड मिलता है वो। ठीक है, Okay, now next point of discussion is compact section। next point of discussion is compact section। देखिए अब compact section क्या होता है? बोल रहा है compact section are those in which local buckling of the flange or wave does not occur before the material reaches its yield strength। ठीक है, compact section वैसे सेक्शन को बोलते हैं जिसमें कि वेव और फ्लैंज जो है आपका लोकल बकलिंग को अटेंड नहीं करता है अगर आपका मटेरियल यील्ड स्ट्रेंथ को पहले पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कैन डेवलप फुल प्लास्टिक एंड इलास्टिक सेक्शन कैपेसिटीज विदाउट लोकल बकलिंग। अगर कॉम्पैक्ट सेक्शन है तो ये फुल प्लास्टिक या इलास्टिक सेक्शन को डेवलप कर सकता है विदाउट लोकल बकलिंग। अभी लोकल बकलिंग क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस वेयर आई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी आर रिक्वायर्ड अंडर लोडिंग कंडीशंस। अब हम लोग कॉम्पैक्ट सेक्शन उस जगह पे यूज करते हैं जहां पे कि स्ट्रक्चर की हाई स्ट्रेंथ चाहिए या हाई स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, अंडर द डिफरेंट लोडिंग कंडीशन द विड्थ टू thickness ratio of the flange and web must be within specific limits to prevent the local buckling। और हमको
विड्थ टू थिकनेस रेशियो इस प्रकार से रखना है कि वेब और फ्लैंज जो है लोकल बकलिंग को प्रिवेंट कर सके, लोकल बकलिंग को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉम्पैक्ट सेक्शन कैन बी डिजाइन्ड यूजिंग इलास्टिक डिजाइन प्रिंसिपल्स। अगर आपको कॉम्पैक्ट सेक्शन की डिजाइन करना है तो इसको हम लोग इलास्टिक डिजाइन प्रिंसिपल से कर सकते हैं, इंश्योरिंग दैट द इंटायर सेक्शन कंट्रीब्यूट्स टू लोड कैरिंग कैपेसिटी। और हमको ऐसा एज्यूम करना है कि जो हमारा सेक्शन है वो लोड कैरिंग कैपेसिटी कर रहा है, इंटायर सेक्शन। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट सेक्शन में यहाँ पे एक आ रहा है लोकल बकलिंग। ठीक है, क्या आ रहा है? लोकल बकलिंग। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा टी सेक्शन है, मान लेते हैं ये हमारा टी सेक्शन है। अगर आप लोड लगाते हो, अगर आप लोड लगाते हो और लोड लगाने के बाद आपका या तो फ्लैंज में या तो वेब में, है ना, कोई फेलियर नहीं हो रहा है, फ्लैंज में या तो वेब में, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज। तो यहाँ पे अगर आपका लोड इस तरह से हम कुछ लगाए हैं तो यहाँ पे फेलियर नहीं होना चाहिए, ना तो वेब में कुछ डिफॉर्मेशन होना चाहिए, ना तो बकल होना चाहिए, है ना। बकलिंग मीन्स होता है डिफॉर्मेशन, बकलिंग मीन्स व्हाट? डिफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शंस। तीसरा जो है आपका वो है सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। अब देखिए सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन आर दोज दैट फॉल बिटवीन द कॉम्पैक्ट एंड सिलेंडर सेक्शन। सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन वो सेक्शन है जो कि कॉम्पैक्ट और सिलेंडर सेक्शन के बीच में लाई करता है। This section can develop yield strength but they may experience local buckling before reaching full plastic capacity। अब सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो कि yield स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकता है या एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन ये लोकल बकलिंग को एक्सपीरियंस नहीं करता है अगर ये फुल प्लास्टिसिटी को रीच कर ले। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्शियली इफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। दे कैन बी डिजाइन्ड यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिजाइन मेथड। देखिए अभी अगर आपको सेमी कॉम्पैक्ट डिजाइन करना है तो इसको आप या तो इलास्टिक अप्रोच से कर लीजिए या तो प्लास्टिक अप्रोच से कर लीजिए, हम दोनों अप्रोच से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका मे रिक्वायर एडिशनल कंसिडरेशंस फॉर लोकल बकलिंग इन डिजाइन। अगर कुछ लोकल बकलिंग के डिजाइन में हम कंसिडरेशन करना चाहते हैं तो सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका the width to thickness ratios are greater than those for compact section but less than those for cylinder section। देखिए जो width टू थिकनेस रेशियो है कॉम्पैक्ट सेक्शन से बड़ा होता है, लेकिन जो सिलेंडर सेक्शन है उससे छोटा होता है। किसके लिए? कॉम्पैक्ट सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए। प्लेसिंग देम इन एन इंटरमीडिएट कैटेगरी, इसीलिए इसको हम लोग इंटरमीडिएट कैटेगरी में रखे हुए हैं, प्लेस किए हुए हैं। डिजाइन मस्ट अकाउंट फॉर बोथ लोकल बकलिंग इफेक्ट्स एंड द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन। डिजाइन जो हम लोग करते हैं वो हमेशा इंश्योर करना चाहिए किसको? लोकल बकलिंग को एवं ओवरऑल स्ट्रेंथ को। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 4A which is write short note on plastic section, compact section and semi compact section। तो एक्चुअली ये क्या है आपका प्लास्टिक एनालिसिस का पार्ट है, तो हम लोग डिटेल में डिस्कशन तो अभी नहीं कर सकते हैं कि प्लास्टिक एनालिसिस क्या होता है, प्लास्टिक मोमेंट क्या होता है, शेप फैक्टर क्या होता है, प्लास्टिक मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इलास्टिक यील्ड थ्योरी क्या होता है, ये सारे थ्योरी हैं। अगर हम लोग इसको बेसिक से लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर टाइम बिंग I hope it is clear to you. Now we are moving to question number 4B. Okay. Now we are moving to question number 4B. Now in question number 4B, what we have to do? Let's see the question. क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है डिजाइन ए स्लैब बेस फॉर ए कॉलम ISHB 350 at the rate 210.2 न्यूटन per meter subjected to a factored axial compressive load of 120 kilonewton. Load is transferred to the base plate by direct bearing of column flanges. Take Fn is equal to 410 MPa and Fn is equal to 250 MPa। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आपका डिजाइन का है। यहाँ पे हमको डिजाइन करना है, क्या डिजाइन करना है? स्लैब बेस डिजाइन करना है
कॉलम के लिए स्लैब बेस का डिजाइन करना है कॉलम के लिए। और जो हम लोग कॉलम सेक्शन यूज किए हैं यहाँ पे ISHB यूज किए हैं, इंडियन स्टैंडर्ड हाई बीम। ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है ISHB का। प्रीवियस ईयर अगर आप रेफर करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो वहां पे आपको मिलेगा। ISHB को हम लोग क्या बोलते हैं, ISHB इसको हम लोग बोल देते हैं इंडियन स्टैंडर्ड हाई बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हाई बीम। ठीक है, तो बोल रहा है हमको एक बेस स्लैब बेस प्रिपेयर करना है कॉलम के लिए, और जो कॉलम हम लोग यूज कर रहे हैं वो है आपका इंडियन स्टैंडर्ड हाई बीम। एक्चुअली ये क्या होता है, हॉट रोल्ड स्टील सेक्शंस, इसको हम लोग बोलते हैं हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन। अब हॉट रोल्ड स्टील सेक्शंस क्या होता है, तो ये जो है आपका बना बनाया, ठीक है, बना बनाया सेक्शंस अवेलेबल है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेते हैं। आपको जिस भी शेप एंड साइज का चाहिए उस शेप एंड साइज का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में स्टील वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शंस अवेलेबल है। तो अभी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ISHB 350 mm एट द रेट ऑफ 120 न्यूटन पर mm का यूज करना है। ठीक है, किसके लिए यूज करना है, तो लोड ट्रांसफर कराने के लिए। कहां पे, बेस प्लेट पे। कहां पे, बेस प्लेट पे। और जो फैक्टर लोड दिया हुआ है आपको वो दिया है 120 किलो न्यूटन। ठीक है, और FN आपको लेना है 410, FN आपको 250 MPa लेना है। देखिए, एक होता है लोड और एक होता है फैक्टर्ड लोड। ठीक है, एक होता है लोड और एक होता है फैक्टर्ड लोड। जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, उस पर अगर हम लोग लोड कैलकुलेट किए, जैसे डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड, तो ये जो कैलकुलेशन करके मान लेते हैं कि आ गया 100, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जैसे डेड लोड में हम लोग देखे थे कि 1.2, 1.5, 0.9 का एड ऑन किए थे, मल्टीप्लीकेशन किए थे, है ना। तो ये हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 से, तो बन जाता है आपका, पहले था लोड, जब आप इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन गया आपका फैक्टर्ड लोड। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है आपका फैक्टर्ड लोड। ठीक है, अब चूंकि हम लोग को कॉलम के लिए डिजाइन करना है तो ये आपका कंप्रेसिव लोड होगा, बिल्कुल बात सही है। अब ये आपका डिजाइन है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जो भी आपको स्टेप 1 में गिवन डाटा दिया हुआ है। तो हमको गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, ISHB दिया हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग जान चुके हैं, इंडियन स्टैंडर्ड हाई बीम, और ये है आपका 350 एट द रेट टॉप 7, 10, 0.2 न्यूटन पर mm। अब फैक्टर्ड लोड आपको दिया हुआ है कंप्रेसिव एक्सियल लोड, वो जिसको हम लोग डिनोट करते हैं PU से, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं PU से। लेट मी चेंज द कलर फॉर यू पीपल, जिसको हम लोग चेंज करते हैं PU से, है ना, इसको डिनोट कर देते हैं PU से। तो PU दिया हुआ है आपको 120, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर है हमारा बेयरिंग स्ट्रेस अंडर कॉलम फ्लेंज। अगर हम बेयरिंग स्ट्रेस अंडर कॉलम फ्लेंज, ये हम लोग FN = 410 MPa ले लिए। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बेस प्लेट, जिसको हम लोग F5 बोलते हैं, ये है आपका 250 न्यूटन पर mm², या MPa। तो ये आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चंस में ऑलरेडी अपने को मेंशन किया हुआ है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू ले लिए। अब ये स्टेप 1 का ही है, स्टेप 1 कॉलम डायमेंशन फ्रॉम ISHB। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग कॉलम का डायमेंशन ISHB सेक्शन के लिए यूज किए हैं, इसको हॉट रोल्ड सेक्शन बोलते हैं। ये हमारे पास स्टील टेबल है, स्टील टेबल। एक तो होता है स्टील कोड, इस सब्जेक्ट में एक होता है स्टील कोड जो हम लोग कोड यूज करते हैं IS 800 2007, एक होता है स्टील टेबल। अब स्टील टेबल में जितने भी मार्केट में अवेलेबल हॉट रोल्ड सेक्शंस हैं उसका स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है। तो हम लोग क्या किए, ISHB स्टील टेबल में सर्च किए, रेफर किए, वहां से ये सारे वैल्यू को लिखे हुए हैं। ठीक है, फ्लैंज विड्थ हम लोग जिसको बोलते हैं डिनोट करते हैं BF से,
इसका वैल्यू है आपका 250 mm। वेब थिकनेस जिसको हम लोग TW से डिनोट किए हुए हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू है आपका 10.6 mm। फ्लैंज थिकनेस जिसको हम लोग TF से डिनोट करते हैं, ये वैल्यू है आपका 14.2 mm। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो वैल्यू हम लिए हैं ये डायरेक्टली हम स्टील टेबल से लिए। किससे लिए हैं? स्टील टेबल से लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका आई सेक्शन कुछ इस तरह का होता है, आई सेक्शन कुछ इस तरह का होता है। ये है आपका आई सेक्शन, ये है आपका आई सेक्शन, है ना। इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? फ्लैंज। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं जी? फ्लैंज। और इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं वेब, है ना। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है फ्लैंज विड्थ, ये आपका कहलाता है BF। ये वाला पोर्शन आपका कहलाता है BF। और ये जो है आपका वेब, इसको हम लोग डिनोट करते हैं TW से। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? TW से। इसको हम लोग डिनोट करते हैं TW से, ठीक है। और ये जो है आपका, इसको हम लोग करते हैं फ्लैंज थिकनेस। इसको हम लोग बोल देते हैं फ्लैंज थिकनेस। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं TF से। TF से देखिए सब चीज ये आपका सब्सक्रिप्ट में है। कायदे से अगर हम इसको लिखें तो T और ये सब्सक्रिप्ट में W, ठीक है। B सब्सक्रिप्ट में W और है आपका T सब्सक्रिप्ट में F, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। T के सब्सक्रिप्ट में, ठीक है। तो कैसे कॉलम डायमेंशन IHB सेक्शन का, किसको फ्लैंज बोलते हैं, किसको वेब बोलते हैं, किसको वेब थिकनेस बोलते हैं, ये मैं यहाँ पे दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? बेस प्लेट का साइज को डिटरमिन करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं? बेस प्लेट का साइज को डिटरमिन करते हैं। अब द फैक्टर्ड लोड इज ट्रांसफर टू द बेस प्लेट थ्रू फ्लैंज ऑफ द कॉलम। जो फैक्टर्ड लोड है आपका ट्रांसफर हुआ है बेस प्लेट से थ्रू द फ्लैंज ऑफ कॉलम। ये जो है आपका फ्लैंज, इसी से आपका फैक्टर्ड लोड क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, थ्रू द कॉलम। द रिक्वायर्ड बियरिंग एरिया इज डिटरमाइंड बाय। अब हमको यहाँ पे बियरिंग एरिया निकालना है। बियरिंग एरिया निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं PU अपॉन में FM, वेयर PU जो है आपका 120 दिया हुआ है इनटू FN 103। तो यहाँ से FN वगैरह दिया हुआ है, तो एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 292.68 mm स्क्वायर। सारा वैल्यू दिया हुआ है आपको, PU का भी मान पता है, FN का भी मान पता है। इसको पुट कर देंगे तो यहां से हमको PU का मान पता चल जाएगा, ठीक है। सॉरी, एरिया का मान पता चल जाएगा। अब फॉर सेफ डिजाइन वी मस्ट इंश्योर दैट बेस प्लेट हैज ए सफिशिएंट बियरिंग एरिया। अगर हमको सेफ डिजाइन करना है तो हमको ये इंश्योर करना पड़ता है कि हमारा जो बेस प्लेट है उसका सफिशिएंट बेयरिंग एरिया होना चाहिए। इन दिस केस द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू फ्लैंज विड्थ ऑफ द कॉलम। अभी हम लोग क्या माने हैं कि हमारा जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्लैंज के थ्रू हो रहा है। वो कहां से हो रहा है? फ्लैंज के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। टू इंश्योर द स्टेबिलिटी and proper load distribution, we must select base plate dimension that accommodate the flange width and allow sufficient space for the bolt and other installation details, ठीक है। अगर हमको proper load distribution और स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जो भी डायमेंशन यूज किए हैं बेस प्लेट के लिए उसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करके लेते हैं। तो प्लेट विड्थ हो जाता है आपका फ्लैंज विड्थ प्लस 100 mm। फ्लैंज विड्थ आपको दिया हुआ है, हम लोग एज्यूम किए हैं कहां से? हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन स्टील टेबल से। ये 250 प्लस 100 तो हो जाएगा 350। फिर प्लेट लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं? सिमिलर टू प्लेट विड्थ ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सिमिलर टू प्लेट विड्थ ऑफ सिमेट्री। ये जो आपका पूरा का पूरा आई सेक्शन था, ये जो आपका पूरा का पूरा आई सेक्शन था, ये पूरा का पूरा जो आई सेक्शन था, यहां से यहां तक की वैल्यू ये कहला जाती है आपका 350। ये वैल्यू क्या कहलाएगा?
350। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग थिकनेस ऑफ बेस प्लेट को कैलकुलेट करने के लिए IS 800-2000 क्लाउज नंबर अगर हम जाएंगे 7.4.3.1 तो वहां पे दिया हुआ है कि हम थिकनेस ऑफ बेस प्लेट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। थिकनेस ऑफ बेस प्लेट जिसको हम लोग TP से डिनोट करते हैं, ये होता है आपका 2.5 PU इंटू A स्क्वायर माइनस 0.3 B स्क्वायर इंटू गामा M0 अपॉन में FY। अब PU क्या है आपका, तो ये एक्सियल लोड है, ये दिया हुआ है, हम लोग कैलकुलेट किए 120 किलो न्यूटन। आपका A क्या है, तो A है आपका विड्थ ऑफ बेस प्लेट, B क्या है विड्थ ऑफ फ्लैंज ऑफ द कॉलम, गामा M0 क्या है आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द मटेरियल जो कि 1.1 होता है, और FY क्या है आपका यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बेस प्लेट है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 250 mm। ठीक है, इन सारे वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू ऑब्टेंड होगा वो होगा 33.44 mm। वो कितना होगा 33.44 mm। नाउ हम लोग क्या करते हैं, जब इसको कैलकुलेट करते हैं द रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ बेस प्लेट TP इज अप्रोक्सीमेटली 33.44 mm। अब फाइनल डिजाइन समरी की अगर हम बात करें तो हम लोग क्या कर देते हैं, बेस प्लेट का साइज 350 इंटू 350 mm और बेस प्लेट का थिकनेस 33.44 mm कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, बेस प्लेट का थिकनेस हम लोग 33.44 mm कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली एरर, दिस विल बी नॉट हियर। ओके नो प्रॉब्लम। सो हम लोग क्या यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास कोई सेक्शन है और उसका डिजाइन करना है तो हमको थिकनेस निकालना पड़ता है। और थिकनेस हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी सेक्शन दिया हुआ है उसका विड्थ थिकनेस हाइट वगैरह सब चीज स्टील टेबल से ले लेते हैं। उसके बाद IS 456 800-2000 में क्लाउज नंबर 7.4.1 में थिकनेस निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है, उसकी मदद से हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और 3/50/350 हम लोग साइज बेस प्लेट का प्रोवाइड कर दिए और थिकनेस हम लोग 33.44 mm प्रोवाइड कर दिए। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4B। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो अपने पास इसमें दो क्वेश्चंस हैं, 5 का A और B। तो हम लोग सबसे पहले A पार्ट को देखते हैं और इसके बाद B पार्ट को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए लेटरली अनरिस्ट्रेन्ड ISMB 400 मेंबर ऑफ लेंथ 3 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकालना है ISMB 400 मेंबर का जिसका की लेंथ हमको 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे यूनिवर्सिटी में कभी कभी ISMB का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये एक इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। ठीक है जी, अब हमको कैलकुलेट करना है मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर हमको मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो इसको भी हम लोग स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट स्टेप्स में क्या बोल रहा है आपका, टू कैलकुलेट द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए लेटरली अनस्ट्रेन्ड ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम 400 मेंबर, वी विल फॉलो दीज स्टेप्स। इनको अगर जो हमारे पास ISMB बीम दिया हुआ है, अगर इसका हमको मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकालना है तो इसको निकालने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 में आपका है डिटरमिन द प्रॉपर्टीज ऑफ ISMB 400। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ISMB 400 के लिए प्रॉपर्टीज डिटरमिन कर लेंगे। अब ये प्रॉपर्टी हम लोग कहां से डिटरमिन करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग स्टील टेबल
स्टील टेबल से ऑब्टेंड करेंगे। अगर हम रेफर करेंगे स्टील टेबल को तो वहां पे बहुत सारे सेक्शन के लिए, जैसे ISMB हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, एंगल सेक्शन हो गया, सारे एंगल सेक्शन के लिए, सारे चैनल सेक्शन के लिए, सारे ISMB टाइप सेक्शन के लिए, बीम टाइप सेक्शन के लिए हमको प्रॉपर्टीज दिया हुआ रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिख लेते हैं। द स्टेप इज टू फाइंड द रिलेवेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ISMB 4000 सेक्शन। द की प्रॉपर्टीज इंक्लूड, तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज इंक्लूड करता है? डेप्थ, विड्थ, वेट पर मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेक्शन मॉडुलस फॉर ISMB आर एज फॉलो। हमको ये सारे प्रॉपर्टीज हैं जो कि स्टील टेबल में अवेलेबल है, डायरेक्टली वहां से हम लोग यहाँ पे पिकअप कर लिए हैं। अगर हम बात करें ISMB का 400 जो हमको मेंबर के लिए दिया हुआ है, तो उसके लिए डेप्थ हो जाता है आपका 400 mm। मान लीजिए ये आपका ISMB सेक्शन है, मान लेते हैं ये अपना ISMB सेक्शन है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हाइट है आपका, इसी को हम लोग डेप्थ बोलते हैं। ये जो हाइट है I सेक्शन का या I बीम का, इसी को हम लोग डेप्थ बोल देते हैं। तो डेप्थ आपका 400 mm, विड्थ जो है 200 mm, वेट पर मीटर 40.2 kg पर मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.01 इंटू 10⁻6 mm की पावर 4, सेक्शन मॉडुलस जेड आपका होता है 168.3 इंटू 10⁻3 mm³। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे जी? इफेक्टिव लेंथ। स्टेप 1 में सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू द स्टील टेबल सारे प्रॉपर्टीज ISMB बीम का लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अब हम लोग इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करते हैं। अब इफेक्टिव लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंस द मेंबर इज लेटरली अनस्ट्रेंड, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा मेंबर कैसा है, अनस्ट्रेंड है। अगर हमारा मेंबर अनस्ट्रेंड रहता है तो फॉर दिस टाइप ऑफ एंड सेक्शन वी विल कंसिडर द इफेक्टिव लेंथ, हम इस तरह के सेक्शन के लिए इफेक्टिव लेंथ कंसिडर करते हैं। फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम द इफेक्टिव लेंथ L इज द सेम एज द एक्चुअल लेंथ विच इज गिवन एज 3 मीटर। तो इस केस में, अभी के केस में हम इसको सिंपली सपोर्टेड कंसिडर कर रहे हैं, मान लिए हैं रिस्ट्रेंड है आपका, तो हम लोग क्या करते हैं, जो LE होता है इफेक्टिव लेंथ, LE से हम लोग डिनोट करते हैं, LE इज इक्वल टू हो जाएगा L, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिन द डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी, जो हमको क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर हमको डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग वो है द डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी, जिसको डिनोट करेंगे हम लोग MD से, और उसके लिए जो फॉर्मूला है ये हो जाता है Fy इंटू जेड। ये क्या होता है, Fy इंटू जेड। Fy है आपका यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर स्ट्रक्चरल स्टील, टिपिकली वी कंसिडर 250 MPa और 410 MPa, और जेड है आपका सेक्शन मॉडुलस। तो एज्यूमिंग द यील्ड स्ट्रेंथ, अभी हम लोग यहाँ पे अगर कुछ डाटा नहीं दिया है तो हम लोग अपने मन से अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर लेते हैं। तो अभी के लिए हम लोग एज्यूमिंग द यील्ड स्ट्रेंथ Fy 250 कर लिए हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग एज्यूम कर लिए यील्ड स्ट्रेंथ 250, तो अब हमें पता है फॉर्मूला Y इंटू जेड। तो MD का मान हो जाएगा आपका 250 इंटू जेड का मान हम लोग स्टील टेबल से लिए थे, वो था आपका 168.3 इंटू 10⁻3 mm³। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे और इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन मीटर में, तो आपका कुछ वैल्यू ये आएगा जो कि हो जाएगा 42.075 किलो न्यूटन मीटर। सो द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लेटरली अनस्ट्रेंड ISMB 400 मेंबर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज 42.08 किलो न्यूटन मीटर। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, अगर हमको मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकालना है तो सबसे पहला स्टेप में गिवन वैल्यूज लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज स्टील टेबल से है वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसको कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क प्लीज। ओके,
Now we will move to question number next, that is 5B। अब हम लोग 5 का B डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल एंड लेटरल बकलिंग ऑफ बीम, ठीक है। हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसके किसके बीच में, लोकल एंड लेटरल बकलिंग ऑफ बीम। लोकल और लेटरल बकलिंग क्या होता है इसके बारे में। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बकलिंग क्या होता है और बेंडिंग क्या होता है इसको एनालाइज कर लेते हैं, फिर इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें बेंडिंग का, मान लेते हैं ये हमारा बीम है, और इस पे कुछ इस तरह से लोड लगा हुआ है P, ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक्टिंग ओवर दिस मेंबर, हम मान लेते हैं कि कुछ डिफॉर्मेशन इस तरह से हुआ है, ठीक है। ये जो डिफॉर्मेशन होता है इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, डिफ्लेक्शन। और अगर हम एक और केस ले लें कॉलम का, मान लेते हैं ये हमारा मेंबर है और यहाँ पे हम कुछ इस तरह से मान लेते हैं ये हमारा मेंबर है, और इस मेंबर पे हम कुछ इस तरह से फोर्स लगा दिए हैं पीपी का, है ना। कुछ समय के बाद हम ऑब्जर्व किए तो इसमें कुछ इस तरह से फेनोमेना हुआ। ये जो फेनोमेना करवा इसी को हम लोग बोलते हैं बकलिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, बकलिंग। तो आई होप व्हाट इज बेंडिंग, इस वाले फेनोमेना को हम लोग बोल देते हैं बेंडिंग, और इस वाले केस को हम लोग बोल देते हैं क्या, बकलिंग। तो क्या बेंडिंग है क्या बकलिंग है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में, ये जो बेंडिंग का फेनोमेना है, ये जो अकर होता है आपका ग्रेजुअली अकर होता है, ठीक है। ये हमारे स्ट्रक्चर में ग्रेजुअली अकर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बकलिंग का, तो बकलिंग फेनोमेना जो है ये सडन फाइंड होता है हमारे स्ट्रक्चर में, या अकर होता है हम बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। हमें डिफरेंशिएट करना था लोकल एंड लेटरल बकलिंग ऑफ बीम। लोकल बकलिंग क्या होता है, लेटरल बकलिंग क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, लोकल बकलिंग डिफिनेशन दिया हुआ है, लोकल बकलिंग रेफर्स टू द बकलिंग ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए स्ट्रक्चरल मेंबर सच एज फ्लेंजेज और वेब ऑफ ए बीम रादर देन द इंटायर मेंबर, ठीक है। अगर हम बात करें लोकल बकलिंग का, तो लोकल बकलिंग वो बकलिंग होता है जिसमें कि आपका इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, जैसे कि अगर हम टी सेक्शन की बात कर लें या आई बीम की बात कर लें, या तो आपका फ्लैंज में कुछ डिफ्लेक्शन होगा या तो आपके वेब में होगा, ये नहीं कि पूरे इंटायर मेंबर में, ठीक है। लोकल नाम में क्या है, लोकल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ये टी बीम है, और कुछ इस तरह से मान लीजिए केवल फ्लैंज में डिफ्लेक्शन हुआ है, मान लेते हैं ये केवल फ्लैंज में डिफ्लेक्शन हुआ है, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, लोकल बकलिंग। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, लोकल बकलिंग। अगर ये पूरे इंटायर सेक्शन में बकलिंग हो जाएगा, तो इसको हम लोग लोकल बकलिंग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि बकलिंग होने का काउज क्या है। तो इट अकर्स ड्यू टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दैट एक्सीड द क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लोकल एरिया, ऑफन इन्फ्लुएंस बाय विड्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ द फ्लैंज और वेव, ठीक है। अब ये जो लोकल बकलिंग अकर हो रहा है ये ड्यू टू होता है कॉम्प्रेसिव लोड या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के कारण, और ये कब डेवलप होता है, जब हमारा लोड एक्सीड कर जाता है क्रिटिकल लोड से या क्रिटिकल बकलिंग से, तब हमको ऑब्टेंड होता है क्या, लोकल बकलिंग, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका,
तो टिपिकली अफेक्ट सिलेंडर सेक्शन वेयर द विड्थ टू थिकनेस रेशियो एक्सीड्स स्पेसिफाइड लिमिट्स। अगर आपका मान लीजिए कोई सिलेंडर मेंबर है या सिलेंडर सेक्शन है, अगर उसका विड्थ टू थिकनेस रेशियो एक्सीड कर जाए जो भी हमारा स्पेसिफाइड लिमिट्स है उसके अनुसार, तो हम लोग वहां पे बोल देंगे कि लोकल बकलिंग का फेनोमेना अकर हुआ है। तो ये लोकल बकलिंग को पहचानने का एक तरीका है, वेज है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोकल बकलिंग कैन लीड टू ए रिडक्शन इन द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्या बोल रहा है, लोकल बकलिंग आपके इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस कर सकता है, डिक्रीजिंग द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। और क्या करता है ये, जो हमारे मेंबर का ओवरऑल स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस कर देता है। क्यों कि आपका इंटायर बीम में तो बकल नहीं हुआ है लेकिन एक सेक्शन में हुआ है, उसकी वजह से अपने स्ट्रक्चर पे अपने स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है या डिक्रीज कर देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है दिस टाइप ऑफ बकलिंग इज ए प्रैक्टिकली रिवेलेंट इन प्लेट चैनल्स एंड आई सेक्शन। अगर हम बात करें लोकल बकलिंग का, तो ये बकलिंग जो है हमारा या तो आई सेक्शन में या तो चैनल सेक्शन में या तो प्लेट्स में ऑब्जर्व्ड होता है। ठीक है। नाउ डिजाइन कंसिडरेशन, अगर हमको लोकल बकलिंग को डिजाइन करना है तो कौन कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करना है उसका अब हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। बोल रहा है डिजाइनर्स मस्ट इंश्योर दैट द विड्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ फ्लैंजेस एंड वेब्स आर विदिन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड इन IS 800-2007 टू प्रिवेंट द लोकल बकलिंग। ठीक है। अब इस पॉइंट से हम लोग क्या रेफर कर सकते हैं, क्या मीनिंग निकाल सकते हैं। ये पॉइंट बोल रहा है जो लोकल बकलिंग होता है या बकलिंग होता है, IS 800-2007 गाइडलाइन दिया है इसके लिमिटिंग के लिए कि मान लीजिए कि बकल होना चाहिए 2 mm, तो 2 mm से ज्यादा बकल नहीं होना चाहिए, ये हमको कोड रिस्ट्रिक्ट करता है। तो जितना बकलिंग अलाउ है, परमिटेड है, उतना हो सकता है लेकिन उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमको IS 800-2007 का गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी लेटरल बकलिंग। ये पूरी कहानी अभी हम लोग लोकल बकलिंग के लिए किए, अब हम लोग लेटरल बकलिंग की बात करने जा रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग लेटरल बकलिंग की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिफिनेशन। ओके, देखिए डिफिनेशन क्या बोलता है। Lateral buckling refers to the overall lateral deflection of an entire beam under bending loads। अब अगर लेटरल बकलिंग हो रहा है तो ये ओवरऑल लेटरल डिफ्लेक्शन को इंश्योर करता है पूरे इंटायर बीम में अंडर बेंडिंग, अकरिंग व्हेन द बीम इज सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस अलोंग इट्स लेंथ। अगर हमारे बीम पे along the length कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एक्ट कर रहा है तो हमारा लेटरल बकलिंग होता है। फिर से एक बार हम बोल देते हैं, लेटरल बकलिंग ओवरऑल लेटरल डिफ्लेक्शन को इंश्योर करता है इनटू द एंटायर बीम, पूरे बीम में। कब? जब बीम पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एक्ट होता है अलोंग द लेंथ। अगर आपके बीम पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अलोंग द लेंथ एक्ट हो रहा है तो वहां पे लेटरल बकलिंग का फेनोमेना अकर होता है। नेक्स्ट, इसका काउज क्या है? What is the cause of lateral buckling? This type of buckling is primarily influenced by the lack of lateral support and occurs when the moment applied causes the beam to deflect sideways। ठीक है। अब बोल रहा है ये बकलिंग जो है प्राइमरली इन्फ्लुएंस होता है ड्यू टू द लैक ऑफ लेटरल सपोर्ट की कमी के कारण, एंड अकर्स व्हेन द मोमेंट अप्लाइड कॉजेज द बीम टू डिफ्लेक्ट साइडवेज। या तो मोमेंट जो हम लोग अप्लाई करते हैं बीम पे वो बीम को साइडवेज में डिफ्लेक्ट कर देता है, तो लेटरल बकलिंग होने का ये काउज है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स अब usually affects long slender beams that are not adequate braced laterally। अब पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है
कि लेटरल बकलिंग लॉन्ग सिलेंडर बीम को अफेक्ट करता है अगर वो लेटरली ब्रेस्ड ना हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है द इंटायर क्रॉस सेक्शन रोटेट्स अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जो पूरा का पूरा सेक्शन है हमारा वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाता है, लीडिंग टू ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द इफेक्टिव बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बीम। और जब हमारा पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन रोटेट कर जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट तो उसके कारण क्या होता है, डिक्रीज कर देता है इफेक्टिव बेंडिंग स्ट्रेंथ की बीम को। लेटरल बकलिंग इज प्रैक्टिकली क्रिटिकल फॉर बीम्स अंडर बेंडिंग लोड्स। कह रहा है लेटरल बकलिंग जो है अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की पर्सपेक्टिव से देखें तो क्रिटिकल, अगर देखें तो क्या बोल रहा है, लेटरल बकलिंग इज प्रैक्टिकली क्रिटिकल फॉर बीम्स। अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हम लेटरल बकलिंग की बात करें तो ये क्रिटिकल हो जाता है अपने बीम के लिए अंडर द बेंडिंग लोड्स। अगर किसी बीम पे बेंडिंग लोड लग रहा है तो लेटरल बकलिंग जो है क्रिटिकल फेनोमेना बन जाता है। वेयर द कंप्रेशन फ्लेंजेज मूव्स लेटरली। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारा जो है कंप्रेशन फ्लेंज मूव करने लगता है लेटरल डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिजाइन कंसिडरेशन। अब अगर हमको इस बेंडिंग को डिजाइन करना है, अगर हमको लोकल बकलिंग को डिजाइन करना है तो उसके लिए हम लोग कौन कौन से कंसिडरेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो टू प्रिवेंट द लेटरल बकलिंग सफिशिएंट लेटरल ब्रेसिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स। क्या बोल रहा है, अगर हमको लेटरल बकलिंग प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो हमें सफिशिएंट लेटरल बियरिंग्स प्रोवाइड करना पड़ेगा एट द रेगुलर इंटरवल्स along the beam's length। किसके along करना है, बीम के लेंथ के along। and the effective length must be considered in design calculations। और हमें effective length consider करना है अपने डिजाइन कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो दिस इज द इंटायर डिस्कशन फॉर लेटरल बकलिंग। ओके, दिस इज द इंटायर डिस्कशन फॉर लेटरल बकलिंग। नाउ नेक्स्ट अभी हम लोग क्या देखें, लोकल बकलिंग क्या होता है, उसका काउच क्या है, फिर हम लोग देखें लेटरल बकलिंग क्या होता है, उसका काउच क्या है, उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, IS 800 2000 के अकॉर्डिंग क्या प्रोविजन है इसके लिए। इन सारी बातों को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है लोकल बकलिंग और लेटरल बकलिंग में। ओके, अगर हम बात करें लोकल बकलिंग और लेटरल बकलिंग का, ठीक है, देखिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं इसको। डिफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, बकलिंग ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। अगर आपको पूछेगा लोकल बकलिंग क्या होता है, तो लोकल बकलिंग वो बकलिंग होता है जिसमें कि कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल बकल होता है, या तो फ्लेंज में हो सकता है या तो वेब में हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें लेटरल बकलिंग का, तो लेटरल बकलिंग में ओवरऑल लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, हमारे इंटायर बीम में डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट इसका काउज हम लोग देख चुके हैं, एक्सीडिंग क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेंथ लोकली। ये क्या कर देता है, एक्सीड कर देता है क्रिटिकल बकलिंग की स्ट्रेंथ को लोकली। और लेटरल बकलिंग में लैक ऑफ लेटरल सपोर्ट अंडर बेंडिंग लोड्स। ये किनके कारण होता है, तो लैक ऑफ लेटरल सपोर्ट्स। अगर हम लेटरल सपोर्ट अंडर बेंडिंग लोड्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तो लेटरल बकलिंग हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अफेक्ट सिलेंडर सेक्शन। ये क्या करता है, सिलेंडर सेक्शन को अफेक्ट कर देता है, रिड्यूस कर देता है इफेक्टिव एरिया को। लोकल बकलिंग के कारण आपका सिलेंडर सेक्शन इफेक्ट होता है, इफेक्टिव एरिया को रिड्यूस कर देता है। जबकि लेटरल बकलिंग आपका अफेक्ट्स इंटायर सेक्शन, पूरे सेक्शन को ये अफेक्ट कर देता है, इन्वॉल्व्स लेटरल मूवमेंट, और इसमें लेटरल मूवमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। डिजाइन कंसिडरेशन में हमको क्या करना है, कंट्रोल विड्थ टू थिकनेस रेशियो। अगर आपको लोकल बकलिंग प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हमको विड्थ टू थिकनेस रेशियो को कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है प्रोवाइड लेटरल ब्रेसिंग एंड कंसीडर इफेक्टिव लेंथ। और अगर हमको लेटरल बकलिंग के लिए डिजाइन प्रोसीजर फॉलो करना है तो इसके लिए हमको लेटरल ब्रेसिंग प्रोवाइड करना पड़ता है और हम इफेक्टिव लेंथ को कंसीडर करेंगे।
इसके डिजाइन के लिए। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया लोकल बकलिंग क्या होता है, लेटरल बकलिंग क्या होता है, उसके क्या क्या काउजेज हैं, क्या क्या डिजाइन कंसिडरेशन करेंगे, और IS 800 2000 के 7 इसको कैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन प्लीज आस्क। ओके।